नाम सृष्टि लहरे है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और मेरे को आज एक्सप्लेन करने के लिए सेमिनार में जो टॉपिक मिला है उसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उद्दीपन किसे कहते हैं। तो उद्दीपन हमारे शरीर में बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों से कई प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर को मिलती है और इसी प्रकार की सूचनाओं को हमको उद्दीपन कहा जाता है। और जब हम इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त नहीं कर पाते तो यह हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से नुकसानदेह होता है। इस ड्राइंग से हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग के हाथ में गर्म पानी जब हम लोग टच करते हैं तो कैसे अपने आप पीछे आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये जब हम लोग का हाथ इसको टच करता है तो सबसे पहले हम लोग की जो नसें होती है उनसे सूचनाएं जाती है मेरुरज्जु तक। तो जैसे ही हम लोग गर्म पानी को टच करते हैं तो त्वचा के संवेदी अंग सबसे पहले पहुंचता है, त्वचा के संवेदी अंग, उसके बाद पहुंचता है संवेदी तंत्रिकाओं तक, उसके बाद सीधे पहुंचता है मेरुरज्जु में। फिर वहां से मेरुरज्जु से फिर ये जब हम लोग को इसको सूचना मिलती है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है तो इससे जल्दी से हाथ को हटाओ। तो एक मेरुरज्जु से पहुंचती सीधा प्रेरक तंत्रिकाओं में जो कि ये है, और ये प्रेरक तंत्रिकाओं से पेशी ऊतक तक पहुंचता है और पेशी ऊतक से सीधा हम लोग को ये सूचना मिलती है कि ये हमारे नुकसानदेह है तो इससे अपना हाथ हटाओ। इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस प्रकार उद्दीपन अर्थात उद्दीपन से प्रक्रिया के प्रति प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। मेरा नाम गुंजन साहू है। मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। आज सेमिनार टेस्ट है जिसमें मेरे को पाचन तंत्र के कार्यों को समझाना है। तो ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। सबसे पहले हम पाचन तंत्र के सभी अंगों को जानेंगे। तो ये मुख है और ये जो नली है ये ग्रसनी है और ये डायफ्राम है और ये जो संरचना है वो यकृत है और यकृत के नीचे में ये पित्ताशय है और ये अमाशय है और ये अग्न्याशय है और ये बड़ी आंत है और ये जो मुड़ी हुई संरचनाएं हैं ये छोटी आंत है और जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है उसे अपेंडिक्स कहते हैं और ये मलद्वार है। तो ये पाचन तंत्र की संरचना है। अब हम इसके कार्यों को समझेंगे। तो मनुष्य को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो हम भोजन को मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो मुंह में कई प्रकार की लाल ग्रंथियां होती है जो भोजन के साथ मिलकर स्टार्च बनाती है जो ग्रसनी द्वारा अमाशय में जाती है। ग्रसनी में वॉल्व जैसी संरचनाएं होती है जो फैलती है और सिकुड़ती है। इस क्रिया को क्रमानुकुंचन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया द्वारा पदार्थ अमाशय में जाता है। अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो पदार्थ को अम्लीय बना देता है जिससे उसमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और यकृत में जठर रस का स्राव होता है जो नली द्वारा अमाशय में मिलता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद पाचक रस अग्न्याशय में जाता है क्योंकि अग्न्याशय अम्लीय पदार्थों को ग्रहण नहीं करता जिससे उसमें उपस्थित सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसे क्षारीय बना देता है। अग्न्याशय में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्राव होता है जो उसे क्षारीय बना देता है। अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला लाइपेज जो वसा को तोड़ने का कार्य करता है। दूसरा एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है और तीसरा ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद पाचक रस छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत आहार नली की सबसे लंबी नली है जो लगभग 20 फीट की होती है।
छोटी आंत सभी उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो शेष जल बचता है वो उसे बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो मल मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है। मैं श्रद्धा धू क्लास 10th की स्टूडेंट। दीदी जी द्वारा साइंस में टॉपिक दिया गया है जो कि श्वसन तंत्र है। आइए उसे समझते हैं। श्वसन तंत्र सबसे पहले होता है क्या, आइए जानते हैं। आप लोग बता सकते हैं कोई श्वसन तंत्र होता है क्या है? गुंजन बता सकती हो आप? जो हम सांस लेते हैं उसकी क्रिया होती है तो शरीर में जी अब मैं बताती हूँ श्वसन तंत्र। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेना और छोड़ना ही क्या है, श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र के बिना जीवन संभव नहीं है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन तंत्र संभव हो सकता है। जब आइए देखते हैं इसकी क्रियाएं क्या है, कैसे चलती है श्वसन तंत्र। सबसे पहले जब हम श्वास लेते हैं तो वायु नासा द्वार से जाती है और नासा द्वार से नासा कपाट में जाती है। नासा कपाट से स्वर तंत्र में जाती है और स्वर तंत्र से श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जो कुपिकाएं पाई जाती है वह रक्त के संपर्क में रहती है। रक्त जो कुपिकाएं रहती है वह ऑक्सीजन को रक्त को दे देती है और रक्त कोशिकाओं को देती है और कोशिका रहती है वह माइटोकॉन्ड्रिया को देती है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में ऑक्सीजन लाने का माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करती है। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कुपिकाओं को दे देती है और कुपिकाएं रक्त ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करती है। और हम लोग देख लेते हैं कि डायफ्राम क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर झुक जाता है सिकुड़ कर, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर उड़ जाता है। इस तरह हम लोग का शरीर का श्वसन तंत्र कार्य चलता रहता है। धन्यवाद। मेरा नाम है देवयानी देवांगन। मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मुझे सेमिनार टेस्ट में ये टॉपिक मिला है तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण में हमें देखना है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या होता है। तो पहले देखते हैं संयोजकता। इसमें देखना है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या होता है। तो पहले देखते हैं बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और यहाँ पर होता है सोडियम। इसके आगे और होता है लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10 और इसका 11। इसका परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसमें एक ही परमाणु संख्या दिया है तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 10 के स्टूडेंट हूँ। मुझे सेमिनार टेस्ट में से लवण का टॉपिक दिया गया है जिसे मुझे समझाना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लवण होता क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि लवण क्या है। तो लवण अम्ल और क्षार की क्रिया से मिलकर बनते हैं और जल भी बनते हैं। तो लवण अम्ल और क्षार के आपस
में क्रिया करने पर एक नया पदार्थ, एक नहीं दो, जो जल और लवण, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करने से दो नए पदार्थ बनते हैं जो लवण और जल है। ये नाइट्रिक अम्ल है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो नाइट्रिक अम्ल में से NO3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार में से पोटेशियम को लेंगे तो यहाँ पर एक लवण बनेगा KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है और प्लस जल बनेगा H2O। इसे हम संतुलित करेंगे तो ये तो पहले से संतुलित है तो इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा उदाहरण, HCl जो हम लोग का अम्ल है जिसे क्षार के साथ क्रिया करेंगे NaCl NaOH के साथ, ये क्षार है, इसमें हम लोग का लवण बनेगा NaCl और यहाँ पर बनेगा H2O। और ये अम्ल है और NaOH क्षार है। इससे जब हम आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl लवण बनेगा और H2O जल बनेगा। और यहाँ पर NO3 नाइट्रिक अम्लीय मूलक से आया है और H2O दोनों की आपस में क्रिया की वजह से आया है। और इसमें HCl और इसमें NOH, इसमें Na क्षारीय मूलक से आया है और Cl अम्लीय मूलक से आया है और H2O ये दोनों की आपस में क्रिया से ये तो आया ही आया। मेरा नाम दीप्ति साहू है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मुझे सेमिनार में ये टॉपिक मिला है तो आइए इसे समझते हैं। ये हृदय का चित्र है। इसमें हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, दायां लिंग, दायां नीलय, बायां लिंग और बायां नीलय। और नलियां होती हैं धमनी और सिरा, इसी से रक्त का प्रवाह होता है, संचरण। और धमनी और सिरा और ये जो प्रकोष्ठ होते हैं उनके बीच वाल्व पाए जाते हैं जिनसे रक्त जो है उसका उल्टा प्रवाह नहीं होता। इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं और सबसे पहले रक्त समस्त शरीर से आता है। यहाँ से ये समस्त शरीर से आएगा, वो रक्त ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। ऑक्सीजन रहित रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये सबसे पहले रक्त जो है समस्त शरीर से दायां लिंग में आएगा, दायां लिंग से दायां नीलय में, दायां नीलय से ये फुफ्फुस धमनी से होता हुआ यहाँ से जब फुफ्फुस धमनी में आएगा उसके बाद ये जो हृदय होता है उसके बाहर पाया जाता है हमारा श्वसन तंत्र, मतलब फेफड़ा पाया जाता है। तो फेफड़ा से वो क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद ये फुफ्फुस सिरा से दायां आलिंद में आएगा, सिरा से आएगा यहाँ पर
बायां आलिंद में, बायां आलिंद से आएगा यहाँ पर बायां नीलय में, बायां नीलय से ये हाँ यहाँ पर बायां नीलय से ये महाधमनी में जाएगा और महाधमनी से ऑक्सीजन युक्त रक्त समस्त शरीर में जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हृदय का प्रकोष्ठ जो है होता है। मेरा नाम चंचल साहू है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ और आज हमारा सेमिनार टेस्ट है जिसमें मुझे ऊष्मा का संचरण टॉपिक मिला है जिसे मुझे समझाना है। तो हमारा टॉपिक है ऊष्मा का संचरण। तो सबसे पहले हम ऊष्मा को संचरण को समझेंगे। तो यहाँ पर ऊष्मा का संचरण, तो तापमान करती है उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो हमारा ऊष्मा का संचरण है तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण करती है, उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चालन को समझते हैं। तो चालन को समझने के लिए चित्र के माध्यम से ही समझेंगे इसको। बस चालन को समझने के लिए हम लोग सब्जी वब्जी तो बनाते ही होंगे। तो सब्जी बनाते हैं तो वो जो क्या चम्मच रहता है उसको हम लोग कढ़ाई में ही भूल जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा देर बाद वो गर्म हो जाता है। तो यही चालन है। तो पकड़ते हैं तो गर्म लगता है, यही चालन है। ये 3 मोमबत्ती है। तो हम यहाँ से मोमबत्ती है, यहाँ से इस सिरों को पहले गर्म करेंगे। तो इस सिरों को गर्म करेंगे तो जो मोमबत्ती है वो लोहे की छड़ को गर्म करेगी जिससे ये गर्म हो जाएगा। तो इसकी ऊष्मा इस मोमबत्ती को पहले मिलेगी, इसलिए यह पहले गिर जाएगी। उसके बाद यहाँ से ऊष्मा अभी पढ़े हम लोग तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है, उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो यहाँ पर से गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये मोमबत्ती गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ से गर्म करना है तो ऊष्मा है और धीरे धीरे इधर भी जाएगा। तो दूसरे बार ये मोमबत्ती गिर जाएगा, ये भी गिर गया। उसके बाद ये तीसरा मोमबत्ती भी गिर जाएगा। तो यही चालन है। तो संवहन, तो यहाँ पर संवहन है तो इसका चित्र बना रही हूँ मैं, उसके बाद समझाऊंगी। तो यहाँ से संवहन है। तो संवहन के लिए चित्र है। यहाँ पर हम लोग ये बर्तन लिए हैं और ये स्टैंड मतलब मोमबत्ती है जो जिसे हम लोग चिमनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको गर्म करेंगे, लोहे की छड़ है, यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो ये लोहे की छड़ गर्म होगी। फिर लोहे की छड़ गर्म होगी तो इसकी ऊष्मा बर्तन को मिलेगी, तो बर्तन गर्म होगा और बर्तन में प्रसार होगा। उसके बाद ये बर्तन गर्म होगा तो उसके गर्म होने के बाद पानी, नीचे वाला पानी गर्म होगा, फिर नीचे वाला पानी गर्म होगा तो उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे जिससे वह ऊपर चला जाएगा। ये जो यहाँ नीचे का पानी है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, उसे ही संवहन कहते हैं। यहाँ से ये एक बार और समझा रही हूँ। यहाँ से होगा नीचे का पानी गर्म होगा तो उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे, मतलब बर्तन में प्रसार होगा। उसके बाद उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे और हल्का होकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे संवहन भी हो गया है। तो विकिरण, और यहाँ पर विकिरण के लिए चित्र है। तो हमने कहीं भी तो सुना होगा कि गर्मी के दिनों में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो काला कपड़ा जो काला रंग है वो ऊष्मा मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है और जो लाइट कलर है वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो यहीं पर ये विकिरण के लिए चित्र है। यहाँ पर हम लोग तीन बर्तन लिए हैं, पहला स्टील का और दूसरा काला किया हुआ वाला बर्तन और तीसरा मिट्टी का बर्तन। तो इसको हम लोग तीनों बर्तन को कड़क धूप में ले जाकर रख देंगे और इसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी, यहाँ पर पानी है। ये तीनों बर्तन को धूप में ले जाकर रखेंगे। तो सबसे पहले काला किया हुआ बर्तन रखेगा, क्योंकि जो अच्छा शोषक होता है वो अच्छा उत्सर्जक होगा,
इसको बताना चाह रही हूँ मैं। और यहाँ पर उसको कड़क धूप में ले जाकर रखेंगे। तो यहाँ पर से काला रंग किया हुआ बर्तन पहले गर्म होगा, उसके बाद। मेरा नाम अंजलि देवांगन है, मैं कक्षा 10 की स्टूडेंट हूँ। मुझे सेमिनार में ये टॉपिक मिला है हार्मोन। मैं इसे समझाना जा रही हूँ। पहले हम नाम को देख लेते हैं। इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसे गले के पीछे की ओर पाया जाता है उसे पैराथाइड कहते हैं, और गले की आगे की ओर पाया जाता है उसे थायराइड बोलते हैं। और एड्रीन ग्रंथि, एंट्रील ग्रंथि और ये अग्नाशय है, और एक एड्रीनल ग्रंथि अग्नाशय है, और इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि ये शरीर का संचारण करते हैं। गले के पीछे की ओर पैराथायराइड पाए जाते हैं। पैराथायराइड में कैल्शियम की मात्रा होती है। कैल्शियम की मात्रा कम होने पर पैराथायराइड में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने पर हड्डी भी बढ़ने लगती है। और गले आगे के ओर थायराइड पाए जाते हैं। थायराइड में थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन ज्यादा होने पर मोटापा और आलस होती है, और थायरॉक्सिन कम होने पर कैंसर। फिर से बोल रही हूँ दीदी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वह पूरे शरीर का संचारण करते हैं। पैराथायराइड गले की आगे की और गले के पीछे की ओर पैराथायराइड पाए जाते हैं। पैराथायराइड कम होने पर हड्डी टेढ़ी मेढ़ी होती है, और पैराथायराइड की आगे की ओर पाए जाते हैं। इसमें थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन कम ज्यादा होने पर मोटापा और सुस्त होने लगता है, और आलस्य होते हैं। थायरॉक्सिन की मात्रा कम होने पर थायराइड गले के आगे की ओर होती है, और थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। थायरॉक्सिन ज्यादा होने पर मोटापा और सुस्त आलस्य होते हैं। मनुष्य आलस्य हो जाते हैं, और थायरॉक्सिन की मात्रा कम होने पर मनुष्य पतले व सक्रिय हो जाते हैं, और जिससे गले में कैंसर हो जाते हैं। और थायराइड को निकाल दिया जाता है जिससे एड्रीनल ग्रंथि में लवण का निर्माण होता है। हो गया। मेरा नाम इंदु वर्मा है, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मेरे को सेमिनार में ये टॉपिक मिला है, पुष्प, नर और मादा जनांग और इसके पास। आइए हम इसको समझते हैं। नर और मादा जनांग कहते हैं, और इसमें पराग देखते हैं। ये पुष्प का चित्र है। इसमें स्त्री के साथ ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, और ये परागकोश है। ये परागकण है, ये परागकोश है, ये तंतु है, ये बाह्यदल है, ये पंखड़ी दल है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि स्त्री केसर के समूह को मादा जनांग कहते हैं। और यहाँ पर ये परागकण के अंदर परागकोश पाया जाता है। ये तंतु जीवन होता है। इसमें हम लोग देखते हैं परागण की क्रिया कहलाती है। परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया होने से पुष्प होने के पश्चात वर्तिकाग्र ये अंडाशय में पहुंचते हैं। इसमें अंडाशय में आते हैं। अंडाशय में आने के बाद उसमें क्रिया होती है। इसमें नर और मादा के पश्चात नर युग्मक, अंडाणु, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अंडाणु से अंडाशय से होने को पश्चात नर और मादा आपस में क्रिया करते हैं। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक
क्रिया आपस में क्रिया करेंगे उससे कौन कहते हैं उसे? नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करने के युग्मनक बनाएंगे, युग्मनक बनाएंगे, बीज मुखरित हो जाएगा।